नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। वैसे तो आज भी बहुत से इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल छपे हैं, लेकिन 3 अलग न्यूज़ेस भी छपी हैं जिनको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहली है नो ओवेशन फॉर इंडियाज स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर। यहाँ पे एथिक्स को लेके कुछ भाषण सा देते नजर आ रहे हैं। कौन? पुलाप्रे बालाकृष्णन साहब। ये अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। कंट्री के इकोनॉमिस्ट की तरह काम कर चुके हैं। यूक्रेन कंट्री इकोनॉमिस्ट फॉर यूक्रेन एट द वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक पे यूक्रेन के कंट्री इकोनॉमिस्ट की तरह काम कर चुके हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन साहब। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंडिया का स्टैंस है यूक्रेन वॉर के ऊपर, इंडिया वैसे तो विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन के इश्यू को लेकर रशिया के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसको बहुत हद तक अनएथिकल और इमोरल बताने की कोशिश कर रहे हैं पुलाप्रे बालाकृष्ण साहब। तो जो कुछ भी ये बोल रहे हैं, इसको यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट, ये जो अनगाइडेड मिसाइल फायर, अभी आपको पता है ये न्यूज काफी वायरल हुई है, बहुत सी जगहों पे आपने इसको देखा होगा कि भाई इंडिया के अंदर से एक मिसाइल फायर हुई। मोस्ट प्रॉब्ली वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। वो उड़ी, उसको जहां पे लैंड करना था वो वहां लैंड नहीं की, अपने पाथ से वो डाइवर्ट हो गई और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लगभग 125-124 किलोमीटर अंदर जाके वो लैंड करी। वहां पे किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन कुछ लोगों के घर वगैरह हल्के फुल्के डिस्ट्रॉय हो गए। तो अब इस चीज को लेके इंडिया के अंदर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, हमारी कोई मिसाइल है, अगर वो गलती से डाइवर्ट हो गई है तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो होगी। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं भाई, जो तुम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर रहे हो ये सही नहीं है, तुम ज्वाइंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। मतलब हमारे मेंबर्स भी तुम्हारे कंट्री में आएंगे और ये सब देखेंगे कि तुम्हारे यहाँ पे कैसे मिसाइल लॉन्चेस हो रहे हैं, और उस इंक्वायरी में अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो देखो पॉसिबल है नहीं। पाकिस्तान के ऑफिसर्स आएंगे और हमारी जो इंटरनल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है मिसाइल लॉन्च को लेके, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर बेवकूफों जैसी डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान वाले। खैर, वो कुछ भी करे, उनको एक मौका मिल गया इंडिया के अगेंस्ट बोलने का। इस तरीके के मौके वैसे तो मिलते नहीं पाकिस्तान को, बट यहाँ पे चूंकि मौका मिल गया तो इंटरनेशनल एरेना पे खड़े होकर चिल्लाना है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं। देखिए, इंटरनेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी में इंडिया को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पावर समझा जाता है। हमारे पास जो भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं, हमें पता है कि हमें उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि इंडिया में न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड है, ये गलत इंसानों के हाथ में नहीं जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान को अक्सर कर क्रिटिसाइज किया जाता है कि पाकिस्तान की रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, तो कल की डेट में कुछ न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादियों के हाथ में न चले जाए। तो इस बात को लेकर यहाँ पे ओवरऑल पाकिस्तान को मौका मिल रहा है। पाकिस्तान खुलेआम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि देखो भाई, इंडिया तो एक न्यूक्लियर पावर है, इनके यहाँ से तो मिसाइलें ऐसे डाइवर्ट हो जाती हैं, कल की डेट में कोई न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल डाइवर्ट हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। इस प्रकार से कह के पूरे इंडिया में हो हल्ला, पूरे देश में हो हल्ला और दुनिया में हो हल्ला मचा के पाकिस्तान इंडिया को थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस रिस्पेक्ट में आर्टिकल है, इसको देखेंगे। फिर मर्डरस प्राइड, तमिलनाडु में एक केस हुआ है। एक सो कॉल्ड हाई कास्ट के इंडिविजुअल ने एक सो कॉल्ड लो कास्ट के इंडिविजुअल को यहाँ पे मार दिया। ये घटना हुई थी 2015 में। एक दलित युवक को वेस्टर्न तमिलनाडु में मार दिया गया था, लिटरली मार दिया गया था। और यहाँ पे एग्जैक्टली जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि लड़की का चक्कर नहीं था, जिसने मारा था वो अपने आप को अपनी कम्युनिटी के बीच में, अपनी कास्ट के बीच में हीरो बनाना चाहता था। तो सिर्फ हीरो बनाने के लिए उसने अपने आप को मार दिया। ये सब बातें कैसे प्रूव होंगी, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी प्रॉपर प्रूविंग हुई है और अभी के लिए तमिलनाडु में इस पर्टिकुलर पर्सन को सेंटेंस किया गया और 10 लोगों को सेंटेंस किया गया है लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए। तो ये पूरी न्यूज हम समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। आज का करंट अफेयर्स आपको विनीत सर प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो के बाद जल्दी ही आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है दोस्तों। चलिए, मर्डरस प्राइड, sentencing of convicts in a caste murder case in Tamil Nadu is a rare blow for substantive justice। देखिए, एक कास्ट आउटफिट के लीडर को लाइफ लॉन्ग इंप्रिजनमेंट यहां पे दिया गया। लाइफ लॉन्ग इंप्रिजनमेंट मतलब ये इंसान जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये जेल में रहेगा। क्यों? क्योंकि 2015 में वेस्टर्न तमिलनाडु में इस पर्टिकुलर कास्ट लीडर ने एक दलित युवक को मार दिया था। और ओवरऑल ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट एक प्राइड ऑफ डोमेस्टिक कास्ट से रिलेटेड है, और उससे भी ज्यादा इस बात से रिलेटेड है कि जिस इंडिविजुअल ने मारा था वो अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी धाक जमाना चाहता था। ऑनर किलिंग क्या होती है? नॉर्मल अगर केसेस में ऑनर किलिंग तब मानी जाती है कि भाई ओवरऑल इंटरकास्ट मैरिज हो गई, और उस इंटरकास्ट मैरिज में ज्यादातर जो केसेस होते हैं, चाहे धर्म का केस हो
चाहे कास्ट का केस हो, तो एक धर्म के या एक कास्ट के इंसान ने किसी दूसरे से शादी कर ली, तो उस केस में लड़की के घर वालों को या फिर हायर कास्ट वाले के घर वालों को पसंद नहीं आया ये शादी, तो उसने दूसरे पर्सन को, दूसरे विक्टिम को मार दिया। यहां पे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था वी गोकुल राज, इसको इसलिए नहीं मारा गया है कि स्पेसिफिकली इसका किसी दूसरे कास्ट की लड़की के साथ कुछ अफेयर था, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे एक गैंग थी जिसको लीड कर रहा था एस युवराज नाम का आदमी। ये जो एस युवराज नाम का आदमी था, ये अपना खुद का कास्ट आउटफिट चला रहा था। ये जिस कास्ट आउटफिट को चला रहा था उसका नाम था धीरान चिन्नमल्लाई गौंदर पेरवई। तो अपने कास्ट आउटफिट को चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक लीडर को जरूरत होती है लीडरशिप की, फॉलोअर्स की। अभी फॉलोअर्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ अलग करना है, तो अलग करने के नाम पे इस एस युवराज ने क्या किया कि एक दलित युवक को यहां पे मार दिया। और मारने का बड़ा ही अलग हिसाब रहा है। एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर दलित युवक था, ये गोकुल राज, ये अपने एक दोस्त के साथ खड़े होकर मंदिर में कुछ बातचीत कर रहा था। इस बातचीत को इस एस युवराज नाम के आदमी ने सुन लिया, इसने इंटरवीन किया। जिस लड़की के साथ बातचीत कर रहा था वो लड़की एस युवराज की ही कम्युनिटी की थी, तो उसको तो वापस घर भेज दिया। और यहां पे ये जो युद्ध था गोकुल राज, इस गोकुल राज को युवराज ने और ओवरऑल इसके बहुत सारे जो और गुंडे थे उन्होंने पकड़ के जबरदस्ती अपने साथ लेके गए, उसको अपने व्हीकल में बैठाया और उससे जबरदस्ती सुसाइड की बातें करवाई। इनका पहले से प्लान था कि हम इस पर्टिकुलर युद्ध गोकुल राज को मार देंगे, बट हम कुछ इस प्रकार से मारेंगे कि बाद में पुलिस इसको एक सुसाइड समझे। ठीक है ना भाई। तो इन्होंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल गोकुल राज से बोला कि मतलब जबरदस्ती इसको मार के और उसको धमका के गोकुल राज से ये बुलवाया कि भाई मैं अपनी जान ले लूंगा। एक सुसाइड टाइप का सीन सा बनवाया, एक सुसाइड नोट सा यहाँ पे डिक्टेट करवाया इस इंडिविजुअल से, और उसके बाद इसको स्ट्रैंगल कर दिया, गला घोंट दिया इसका, इसके हेड को काट दिया और हेड के टॉर्सो को रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। मतलब आप कह सकते हो एक बहुत ही ज्यादा क्रूएल क्राइम, एक बहुत ही ज्यादा अनएथिकल क्राइम यहाँ पे मार ही दिया एक इंसान को। अच्छा खासा युद्ध था, वो आगे अपनी जिंदगी में अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ करता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कास्ट राइवलरी, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि लड़की के साथ कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है, नहीं, एक हायर कास्ट का इंसान जिसको अपनी कम्युनिटी के अंदर धाक जमानी, बस धाक जमाने भर के लिए इसने ऐसा किया। अच्छा, ये कैसे पता चला कि इसको अपनी कम्युनिटी के अंदर धाक जमानी थी? तो बाद में ऑब्वियस सी बात है केस होगा, ठीक है ना। गोकुल राज के फैमिली में इस कोर्ट में इन चीजों को परस्यू किया, सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि गोकुल राज के साथ युवराज और उसके जो भी साथी थे वो बाहर निकल रहे थे। युवराज 3 महीने तक गायब रहा, यहाँ पे पब्लिक मैसेज रिकॉर्ड करता रहा, टेलीविजन डिस्कशन में आता रहा, और जब इन डिस्कशंस में था तो ऑब्वियस सी बात है वो कास्ट वगैरह की बातें कर रहा था। तो कास्ट वगैरह की बातें करके वो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा है? यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं अपनी कास्ट का एक बड़ा रिप्रेजेंटेटिव हूं, अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश। अब इस बीच में बहुत सेटबैक्स हुए हैं। देखिए 2015 में ये केस हुआ था, 2022 में आके अब लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल रहा है युवराज को, मतलब काफी डिले हो चुका है। तो इस बीच में जो डीएसपी इस पर्टिकुलर केस को प्रोब कर रहा था उसने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे विटनेसेस पहले फेवर में आए, फिर वो अगेंस्ट हो गए। जो मां थी गोकुल राज की, विचित्रा, इनको शायद लगा कि भाई जो नमक्कल सर्किट कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, वहां पे हमें इंसाफ ना मिल पाए, तो मद्रास हाई कोर्ट से परमिशन लेके नमक्कल से मदुरई इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे ट्रांसफर करवाया। बहुत सारे और भी लोगों का यहाँ पे एक रोल रहा है इस पर्टिकुलर केस को डेसिफर करने में, जैसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीवी मोहन, और भी इन्वेस्टिगेटर्स थे, इन्होंने फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया। कुल मिला के यहाँ पे गोकुल राज के फेवर में केस बनाया। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी साक्ष्य थे, प्रूफ था, उनको इकट्ठा, और फाइनली आप कह लो एससी और एसटी एक्ट के अंदर यहाँ पे युवराज और उसके साथ जो 10 लोग थे इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। तो ठीक है, एक जस्टिस यहाँ पे मिला है, लेकिन ओवरऑल जस्टिस थोड़ा लेट मिला है। इस प्रकार की जस्टिस जल्दी होने चाहिए ताकि हमारे सोशल फैब्रिक में ये जो कमियां हैं वो ना रहें। यही बस इस आर्टिकल में बताया गया। अगले आर्टिकल में चलते हैं। अनगाइडेड मिसाइल, पाकिस्तान डिमांड फॉर अ जॉइंट प्रोब इज अनवारंटेड बट इंडिया मस्ट गेट टू द ट्रुथ। तो क्या हो रहा है, हालांकि इसके बारे में काफी कुछ मैंने आपको बता ही दिया था। एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई थी ऑफ अ मिसाइल बाय इंडिया इनटू पाकिस्तान। हम लोग अपनी टेरिटरी के अंदर ही मिसाइल टेस्ट कर रहे थे, लेकिन गलती से कुछ बीच में टेक्निकल माल फंक्शन हुआ होगा और ये जो मिसाइल थी ये पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गई। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के टेरिटरी की 124 किलोमीटर अंदर गई। बस जिस जगह पे गिरी वहां पे कोई इंडिविजुअल ऐसा था नहीं, तो किसी की मौत यहां पे नहीं हुई। 9 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गलती मानी, सॉरी भी यहां पे बोल दिया। रूटीन मेंटेनेंस और टेक्निकल मान फंक्शन के केसेस को यहां पे बताया गया है।
इंडिया ने एक हाई लेवल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी यहां पे बना दी। वहां से पाकिस्तान को एक छोटा सा मौका मिला इंडिया के अगेंस्ट, तो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान करेगा ही। तो जो चार्ज डी अफेयर्स है इंडियन हाई कमीशन के, देखिए इंडियन हाई कमीशन में एम्बेसडर इस समय पे पाकिस्तान में नहीं है। रीजन बीइंग पाकिस्तान इंडिया के रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं, तो हमने फुल्ली फंक्शनल अपना एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजा है। एम्बेसडर कह लीजिए, हाई कमिश्नर कह लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कब हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव को एम्बेसडर कहा जाता है और कब हाई कमिश्नर कहा जाता है। मैं दोनों चीजें आपको बता चुका हूं। इनसे एक लेवल नीचे होता है चार्ज डी अफेयर्स। तो जो भी चार्ज डी अफेयर्स हमारा इस समय का रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के अंदर, इसको इस्लामाबाद में बुलाया गया, 2 बार बुलाया गया। इससे पूछा गया कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, कैसे आपकी मिसाइल्स वगैरह फायर हो रही हैं। और पाकिस्तान यहां पे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक वेपन्स को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। इंडिया की स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैंडलिंग में बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत से टेक्निकल लैप्सेस हैं। इंडिया को यहां पे अकाउंटेबल करने की जरूरत है, एक ऑडिट बिठाने की जरूरत है इंडिया की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इंटरनेशनली। ये सब वगैरह वगैरह बातें इस्लामाबाद यहां पे कर रहा है। इस्लामाबाद ने बोला है कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडिया ने बिठाई है वो इनफ नहीं है, यहां पे एक जॉइंट प्रोब की जरूरत है और उस जॉइंट प्रोब में इंडिया के साथ पाकिस्तान भी होना चाहिए। इस प्रकार की बात यहां पे बोलो। और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यहां पे खींचना चाहता है। पाकिस्तान का बोलना है कि इंडिया हेवीली न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी यहां पे आएगी, सब लोग बैठ के बात करेंगे तो इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वगैरह वगैरह चीजें। अच्छा, यूएस ने हिस्टोरिकली वैसे तो बहुत बार इंडिया पाकिस्तान के बीच में निगोशिएट करने की कोशिश की है। पहले क्या था कि जब यूएस का एस्टेब्लिशमेंट बहुत हद तक प्रो पाकिस्तान था, हमने यूएस को इतनी घास नहीं डाली थी, हालांकि हमारी गलती थी वो। इंडिपेंडेंस के बाद से नेहरू जी का नॉन अलाइनमेंट का प्रिंसिपल था, उसके चलते पाकिस्तान को शुरुआत में तो यूएस से बहुत फायदा मिला है। तो वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में पहले तो पाकिस्तान प्रायोरिटी पे था, इंडिया थोड़ा पीछे था। अब इंडिया प्रायोरिटी पे आ गया। इंडिया की ग्लोबल इमेज की बात की जाए तो एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हमारी ग्लोबल इमेज बहुत अच्छी है। हम लोग अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं। हमारी न्यूक्लियर कमांड की जो सिक्योरिटी है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी भी डाउट नहीं किया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो कॉन्फिडेंस है इंडिया के ऊपर वो हिला नहीं है, लेकिन उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है यहां पे पाकिस्तान। पाकिस्तान का यहां पे ये बोलना है कि मिसाइल वाज ट्रेवलिंग एट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड 40,000 फीट। सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, इसको ये लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब वो उसके ऊपर तो इंडिया भी कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी, जो कि इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के पास है। इंडिया इस समय पे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम को मेंबर है फ्रॉम 2016। इंडिया को हर कोई रिलायबल डिफेंस पार्टनर की तरह देखता है। मिसाइल सिस्टम्स की हैंडलिंग में इंडिया के ऊपर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया। इस प्रकार का एक इंसिडेंट हुआ था, कह सकते हैं फरवरी 2019 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद, जब इंडिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स एक दूसरे के साथ लड़े हुए थे, तो एक फाइटर जेट बदगांव के इलाके में गिर गया था। और वो इसलिए गिर गया था क्योंकि हमारा जो स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, उसने उस एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारे एयर स्पेस में, खासकर जो डिफेंस एयर स्पेस में जो मिसाइल के लॉन्चेस होते हैं, जो भी हमारे एंटी इनकमिंग एयरक्राफ्ट मिसाइल वेपन डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जो भी हमारे मिसाइल लॉन्चेस होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ऑडिट करवाना, अगर यहाँ पे गलती हुई है तो इस गलती को प्रॉपर तरीके से प्रोब करना, ये सब ओवरऑल बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी पे किया जाना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट प्रोब की जरूरत नहीं है, ना ही किसी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की जरूरत है। हमारा इंटरनेशनल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम अपनी खुद की इंटरनल सेल्फ इंक्वायरी कराएं, ऑडिट कराएं, उसका रिजल्ट्स पब्लिश करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दें, उतना ही इनफ होगा हमारी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है नो ओवेशन फॉर इंडियाज स्टैंड ऑन द यूक्रेन वॉर। यहां पे पुलाप्रे बालाकृष्णन साहब पूरी तरीके से इंडिया के स्टैंड को नकार सा रहे हैं। देखिए, रशिया का जो इन्वेजन हुआ है ऑफ यूक्रेन, इसने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर काफी ले आई है। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारी है, और इतनी बड़ी आबादी का देश जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, वो यूनाइटेड नेशंस पे यूक्रेनियंस के खिलाफ हो रहे वॉयलेशन, यूक्रेनियंस के खिलाफ हो रहे वॉयलेंस के ऊपर कुछ बोल ही नहीं रहे। जी हाँ, कितने सारे यहाँ पे रेजोल्यूशंस पास हो गए, कितनी इंटरनेशनल डिबेट्स हो गई। इंडिया की सरकार अभी तक यूक्रेन के फेवर में नहीं आई है। बेसिकली आप कह लीजिए कि रशिया के अगेंस्ट नहीं गई है, यूक्रेन के फेवर में है।
हम लोग बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन को लगातार भेज रहे हैं। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार का स्टैंड इंडिया यहाँ पे दिखा रहा है, कल की डेट में इंडिया के ऊपर अगर कोई अटैक हो जाता है, आपको पता ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ कितना बवाल चल रहा है, तो कल की डेट में इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो जिस प्रकार से यूक्रेन को आज की डेट में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आइसोलेटेड छोड़ दिया है, उसी प्रकार से इंडिया को आइसोलेटेड छोड़ देगी इंटरनेशनल कम्युनिटी, और ओवरऑल इंडिया यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगा, इंडिया के पास कोई हेल्प नहीं आएगी। देखिए, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट है, जो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स है, जो भी हमारे थिंक टैंक्स हैं, इन सबको एक बात बहुत क्लियर है, और आपको मेरे को भी एक बात बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि कल की डेट में इंडिया का किसी भी कंट्री से वॉर होता है, इंक्लूडिंग चाइना, कोई ओपनली मदद के लिए आने वाला नहीं। आप देखिए, इससे पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो चुका है, इंडिया वर्सेस चाइना हो चुका है, दोनों कंट्रीज के बीच में जंग हो चुकी है। क्या कोई मदद के लिए उस टाइम पे आया? कोई नहीं आया। आगे भी अगर कोई वॉर होता है तो वी आर ऑन आवर ओन, यहाँ पे कोई भी मदद के लिए आने वाला नहीं है। ये बात यूक्रेन को भी पता है, ताइवान को भी पता है कि कल की डेट में अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो उनकी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। हाँ, जो अटैक करेगा उसके ऊपर दूसरे तरह से प्रेशर पड़ेगा। जैसे रशिया ने अटैक किया तो रशिया की इकोनॉमी एकदम बैठ गई है, यहाँ पे इतने सैंक्शंस मारे गए, तो चाइना इस समय पे ताइवान पर अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना को पता है कि उनके ऊपर भी इतने खतरनाक सैंक्शंस लगेंगे कल की डेट में कि ओवरऑल पूरा का पूरा उनका इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाएगा। तो जब आप कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं, उन स्ट्रेटेजिक डिसीजन के सारे आउटकम्स को आप खंगालते हो। रशिया ने सारे आउटकम्स को खंगाला, यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, यूक्रेन यहाँ पे अकेला पड़ गया। यूक्रेन की आर्मी को रशिया की आर्मी को कंपेयर करो, रशिया की आर्मी यूक्रेन की आर्मी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। ओवरऑल स्ट्रेटेजिक आर्सेनल, जितने भी हथियार हैं, एयरक्राफ्ट, इन सबको अगर आप यहाँ पे कंपेयर कर लो तो इस प्रकार का जो अनप्रोवोक्ड एग्रेशन है अगेंस्ट सोवरेन स्टेट ऑफ यूक्रेन, ये बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। इसको अगर आप सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी 1956 से कंपेयर करो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे बोलने की जरूरत है, इंडिया को यहाँ पे बोलने की जरूरत है, तभी इंडिया मॉरली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड टीचर हैं, ये सब तरीके की जुमले तब काम करेंगे जब इंडिया ओवरऑल ओपनली यूक्रेन को यहाँ पे सपोर्ट करेगा। हालांकि वो यहाँ पे होने वाला है नहीं, सबके अपने अलग अलग व्यू पॉइंट है। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए, हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है डिफेंस इक्विपमेंट में, स्पेयर पार्ट के ऊपर। तो ऑथर ये भी बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि रशिया से ही सब कुछ आता है, हम स्वीडन से भी गन्स खरीदते हैं, हम यूके से शिप खरीदते हैं, हम फ्रांस से एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं मिस्टर बुलाप्रे बालाकृष्ण साहब। इनको जाके कोई बताए कि जो ऑलरेडी हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है, नेवी हार्डवेयर है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें रशिया की जरूरत है। उसकी मेंटेनेंस के लिए हम स्वीडन से, यूके से, यूएस से सपोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि वो सोवियत टेक्नोलॉजी की वेपन्स, और सोवियत टेक्नोलॉजी की वेपन्स का रिप्लेसमेंट और स्पेयर पार्ट तो रशिया ही प्रोवाइड करेगा ना। तो ये शायद बुलाप्रे बालाकृष्ण साहब को पता नहीं, उन्होंने बड़े जनरल टर्म्स में ये बोल दिया है कि हमें रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कहीं और से खरीद लेंगे, जबकि रशिया के स्पेयर पार्ट्स, रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट की हमको काफी जरूरत है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर हमारी डिपेंडेंसी नहीं भी होती रशिया के ऊपर, तो भी यहाँ पे इंटरनेशनली रशिया को अपोज करना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि देखिए, हर इंसान अपने स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलस की खामी भरता है। यूक्रेन ने भी पास्ट में गलती ली है, होता है ना कि एक जमींदार दूसरा जमींदार। अब गांव का एक गरीब हरबू किसान है, इस किसान के सामने दो चॉइसेस हैं, एक जमींदार, दूसरा, दूसरा जमींदार के अंदर हरबू किसान है। अब ये हरबू किसान दूसरा जमींदार छोड़ के पहले जमींदार की तरफ जा रहा है, तो दूसरा जमींदार डंडा मारता है। कुछ कुछ यूक्रेन के साथ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन पहले सोवियत ब्रैकेट में था, रशिया के इन्फ्लुएंस में ज्यादा था, रशिया के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के वेस्ट के इन्फ्लुएंस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच में रशिया की जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं कि उनके बॉर्डर पे नाटो पहुंच रहा है, ये सब प्ले में आ गए, और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने कर दिया अटैक। हालांकि इस बात के चांसेस कम थे कि वो अटैक करेंगे, बट कर दिया तो कर दिया। व्लादिमीर पुतिन भी अलग सन की इंसान है, और अभी पूरा का पूरा यहाँ पे रायता फैल गया। यूक्रेन की मदद के लिए कोई नहीं आया, इंटरनेशनल सैंक्शंस जरूर लगे हैं रशिया के ऊपर। तो सीधी सीधी बात यहाँ पे ये, कल की डेट में अगर इंडिया के ऊपर अटैक होता है तो इंडिया अकेले ही उस जंग को लड़ेगा। हमारा चाइना के साथ अगर वॉर हो रहा है तो हमारी मदद के लिए कोई आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। हाँ, चाइना के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस कुछ इस टाइप के लग सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, रशिया वर्सेस यूक्रेन की लड़ाई में यूरोप और यूएस मॉरली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं यूक्रेन के लिए, और चूंकि यूक्रेन एक कमजोर कंट्री है तो इंटरनेशनली एक मॉरल सपोर्ट से चला जाता है यूक्रेन की तरफ, इनकी मदद करो। कल की डेट में अगर इंडिया वर्सेस चाइना का वॉर होता है ना, तो इंडिया कहीं से भी कमजोर नहीं माना जाता है, इंडिया को बहुत स्ट्रांग माना जाता है। तो जिस प्रकार से आज की डेट में यूक्रेन को थोड़ी एक ना गुडविल सी मिल रही है कि यार ये कमजोर देश है, इतनी स्ट्रांग आर्मी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, इंडिया को ऐसी गुडविल नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडिया का जो काउंटर रिस्पॉन्स होगा चाइना को, वो बड़ा खतरनाक होगा। हम बस यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान करे कभी ऐसा ना हो।
तो फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक बैलेंसेस के लिए हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम अपने ही आंसर हैं, इंक्लूडिंग यूएस और एनी अदर कंट्री। तो ये पुलापरे बालाकृष्ण साहब का यहाँ पे व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट मैंने थोड़ा उनके व्यू पॉइंट को काउंटर कर दिया। इनका व्यू पॉइंट ये है कि भाई हमें यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए, रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज करना चाहिए। जबकि हमारी सरकार क्या कर रही है कि भाई हम रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, यूक्रेन को जितना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये अप्रोच यहाँ पे सही है, क्योंकि देखिए स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस, समझिए बात को, फॉरेन पॉलिसी में कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। कब आपका दोस्त बन जाए, कब आपका कोई दुश्मन बन जाए, ये डिपेंड करता है आपकी उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसीलिए इंडिया का यहाँ पे चुप बैठना सही है। इंडिया यहाँ पे चुप बैठा हुआ, हाँ बैक एंड से पुतिन से फोन पे बात करके मोदी जी वॉर रोकने के लिए बोले, समझाने की कोशिश करें, ये हमें जरूर करना चाहिए और वो डेफिनेटली हमारी सरकार कर रही होगी। तो ये डिस्कशन था, 3 आर्टिकल्स काम के थे दोस्तों, तीनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। आई होप आपको इस प्रकार के आर्टिकल्स से कुछ कुछ सीखने को मिलता रहता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, पढ़ते रहिए।